गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल स्टूडेंट अफेयर्स पर, जहां पर हम डिस्कस करते हैं डेली के करंट अफेयर्स और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों, आज है 17 जनवरी और आज हम 17 जनवरी से रिलेटेड सारे करंट अफेयर्स इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अगला सवाल, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा इंजीनियरिंग ग्राफिक्स पाठ्यक्रम के लिए विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है। यानी कि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स डेवलपमेंट के लिए यूज़ करने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है, तो उसका सही नाम है कोलैब कैड। और बात करूँ अगर मैं कोलैब कैड की, तो ये एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका यूज़ डिज़ाइनिंग के फील्ड पर किया जाता है। और बात करें अगर हम कैड की, तो कैड का पूरा नाम कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन या कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग है। और बात करें अगर राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर की, तो इसका फॉर्मेशन 1976 को होता है और इसका हेडक्वार्टर पैन इंडिया है। और बात करूँ अगर इसके डायरेक्टर जनरल की, तो उनका नाम नीता वर्मा है। हमारा अगला सवाल, वह अंतर्राष्ट्रीय संगठन जिसके द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, तो इसका सही आंसर है संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SCO। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को हाल ही में 8वें आश्चर्य के रूप में दर्जा दिया गया है। और बात करें अगर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर की मूर्ति है जो कि गुजरात के नर्मदा वैली में है। और इसकी शुरुआत 31 अक्टूबर 2013 को होती है और इसका कंप्लीशन डेट 30 अक्टूबर 2018 को है, यानी कि 31 अक्टूबर 2018 को इसकी ओपनिंग की गई थी। और बात करें अगर संघाई सहयोग संगठन यानी कि संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसका फॉर्मेशन 26 अप्रैल 1996 को होता है। और इस संगठन में 8 मेंबर हैं जो कि चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज चाइना और रशियन है। और बात करें अगर एशियान की, तो इसका पूरा नाम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है और इसकी शुरुआत 8 अगस्त 1967 को होती है। और एशियान ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जकार्ता इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी का नाम जकार्ता है। बात करो अगर ब्रिक्स की, तो इसका फॉर्मेशन साल 2009 को होता है और ब्रिक्स के 5 मेंबर हैं जो कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज पोर्टुगीज़ और रशियन है। और बात करें अगर ओपेक की, तो इसका पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ है और इसका फॉर्मेशन 14 सितंबर 1960 को होता है। और इसके भी 5 मेंबर हैं जो कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है और इसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया के वियना में है। और ओपेक की इस्टेब्लिशमेंट इराक के बगदाद में होती है। हमारा अगला सवाल, होमरू जल डमरू मध्य किन 2 सागर या फिर महासागरों के नदी खाड़ी क्षेत्रों को जोड़ता है, तो इसका सही आंसर है फारस और ओमान की खाड़ी को। और बात करें अगर होर्मुज जल डमरू मध्य की, तो ये पश्चिम एशिया की सबसे प्रमुख जल संधि है जो ईरान के दक्षिण में फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है। और बात करें अगर होर्मुज जल डमरू मध्य की यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, तो ये हमारी दुनिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चोक पॉइंट है। और ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स में इसलिए है क्योंकि हाल ही में भारत के द्वारा अमेरिका और ईरान के बीच के तनाव को कम करने के लिए होर्मुज पीस इनिशिएटिव में भागीदारी ली गई थी। हमारा अगला सवाल, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समुद्र तटों पर बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए किस प्रमाणन परियोजना को प्रारंभ किया गया है, तो इसका सही आंसर है ब्लू फ्लैग परियोजना को प्रारंभ किया गया है। बात करूँ अगर ब्लू फ्लैग की, तो ये एक समुद्र तटीय इको टूरिज्म मॉडल है जिसका मेन उद्देश्य ये होता है कि समुद्र के तटों को किस प्रकार से स्वच्छ रखा जा सकता है और इसके साथ ही साथ पर्यटकों के स्नान के लिए स्वस्थ पानी और स्वस्थ वातावरण के क्षेत्र को चिन्हित करता है। और बात करो इस मॉडल की, तो ये मॉडल सबसे पहले 1985 फ्रांस में लागू किया गया था और हाल ही में जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा समुद्र के तटों पर ये योजना प्रारंभ की गई है, CRZ यानी कि कोस्टल रेगुलेशन जोन, जो कि तटीय विनिमयन क्षेत्र कहलाता है। हमारा अगला सवाल, वह राज्य सरकार कौन सी है जिसके द्वारा रोजगार उन्मुख हेतु रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया गया है, तो जो रोजगार संगी ऐप लॉन्च किया जाता है वो छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है। और इस ऐप का उद्देश्य ये होता है कि रायपुर में युवा महोत्सव के दौरान लाखों बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। और ये हाल ही में 15 जनवरी 2020 को लॉन्च किया गया है और इसे छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल जी ने लॉन्च किया है।
और ये 7 लाख स्टूडेंट से भी ज़्यादा लोगों के लिए बेनिफिट होगा, जिसमें 705 प्रकार के अलग अलग कोर्स दिए होंगे। और इस ऐप का निर्माण छत्तीसगढ़ के राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के द्वारा किया जाता है। हमारा अगला सवाल, नेपाल सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की किस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? तो इसका सही आंसर है नेपाल सरकार ने कोविशील्ड को मंजूरी दी है। और बात करें कोविशील्ड की, तो ये वैक्सीन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट बना रहा है। और बात करें अगर कोरोना की, तो इस समय जर्मनी 20 लाख केस वाला दुनिया का 10वां देश बन गया है। और इसके साथ ही फ्रांस ने भी एयर ट्रैवल के लिए नए नियम बनाए हैं। और बात करूँ कोविशील्ड को बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, तो ये एक बायोटेक्नोलॉजी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसका फॉर्मेशन 1966 को होता है। और इसके फाउंडर का नाम साइरस एस पूनावाला है और इसका हेडक्वार्टर इंडिया के पुणे में है। और बात करें अगर मॉडर्ना की, तो ये अमेरिका की बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज में है और इसका फॉर्मेशन सितंबर 2010 में होता है। हमारा अगला सवाल, भारत के किस शहर से IIM ग्रेजुएट चित्रा सुंदरम को मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? बात करें अगर ग्रेजुएट चित्रा सुंदरम की, तो इन्हें मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि गुजरात के अहमदाबाद में रहती हैं। और बात करो अगर चित्रा सुंदरम की, तो ये एक आर्टिस्ट, ट्रेनर, वर्कशॉप लीडर और डांसर है। और बात करें अगर मोस्ट एक्सीलेंट ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड की, तो इस सम्मान को पद्मश्री अवार्ड के बराबर माना जाता है। हमारा अगला सवाल, भारत की नई विदेश व्यापार नीति यानी कि फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को कब से लागू करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है, भारत की नई विदेश व्यापार नीति को 1 अप्रैल 2021 से लागू करने की घोषणा की गई है। बात करूँ अगर वर्तमान की, तो वर्तमान की विदेश व्यापार नीति 1 अप्रैल 2015 से 5 साल के लिए लागू की गई थी, जो कि 31 मार्च 2020 तक चलेगी। हमारा अगला सवाल, कोरोना महामारी की वजह से आबादी के बाद पहली बार पहला पेपरलेस बजट कब पेश करने की घोषणा की गई है? तो बात करो अगर बजट पेश करने की, तो आज़ादी के बाद ऐसा पहली बार हो रहा है कि पेपरलेस बजट की घोषणा की गई है। तो ये बजट 1 फरवरी को पेश की जाएगी, यानी कि इस बार केंद्रीय बजट के पेपर प्रिंट नहीं होंगे। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी और इस बार बजट की सॉफ्ट कॉपी पेश की जाएगी। और इस बार संसद का बजट 29 जनवरी से शुरू होगा और 8 अप्रैल तक चलेगा। हमारा अगला सवाल, हाल ही में किसने 2 दिवसीय स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है, पीयूष गोयल ने हाल ही में स्टार्टअप इंडिया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का नई दिल्ली में उद्घाटन किया है। और बात करो अगर पीयूष गोयल की, तो ये रेलवे के मिनिस्टर और इसके अलावा कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर और साथ ही साथ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के भी मिनिस्टर हैं। और पीयूष गोयल जी महाराष्ट्र से हैं और इनका प्रोफेशन एज अ चार्टेड अकाउंटेंट है। बात करो श्री हरदीप सिंह पुरी की, तो ये सिविल एविएशन के मिनिस्टर हैं। और बात करें अगर नरेंद्र सिंह तोमर जी की, तो वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के मिनिस्टर हैं। और इसके अलावा रामनाथ कोविंद हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। हमारा अगला सवाल, इनमें से कौन आज दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे? तो इसका सही आंसर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दुनिया के सबसे बड़ा कोरोना टीकाकरण अभियान की शुरुआत करेंगे, जो मैक्सिमम 10 डेज चलेगा। और इसके पहले चरण में झारखंड में 129 की जगह सिर्फ 48 केंद्रों पर ही टीके लगाए जाएंगे। और बात करें टीकाकरण के पहले दिन की, यानी कि 16 जनवरी की, तो इस दिन 4500 से 5000 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका देने का लक्ष्य रखा गया है। हमारा अगला सवाल, भारत के तेज गेंदबाज टी नटराजन हाल ही में वनडे और T20 के बाद टेस्ट में डेब्यू वाले कौन से भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये ऐसे पहले खिलाड़ी बन गए हैं जो वनडे और T20 के बाद टेस्ट में डेब्यू खेल रहे हैं। और बात करूँ गेंदबाज टी नटराजन की, तो ये लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं और टीम इंडिया के लिए डेब्यू करने वाले के नाम पे इनका पोजीशन 300 पर है। हमारा अगला सवाल, ग्लोबल डेटाबेस कंपनी नंबियो की एनुअल रिपोर्ट के मुताबिक किस देश में सबसे ज़्यादा अपराध दर्ज किए गए हैं? तो बात करें अगर नंबियो कंपनी की एनुअल रिपोर्ट की, तो इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा अपराध वेनेजुएला में देखे गए हैं, जो कि साउथ अमेरिका का एक शहर है। और बात करें अगर वेनेजुएला की, तो इसकी आबादी 2 करोड़ 90 लाख है, लेकिन फिर भी ये क्राइम के मामले में टॉप पे है। और बात करो अगर भारत की, तो भारत इस रैंक के मुताबिक 68 की पोजीशन पर है। और बात करें अगर कतर की, तो कतर सबसे कम अपराध वाला देश माना गया है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए, तो आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी।
सो गाइस गो इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड चेक इट आउट। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू गाइस।